देखिए ना साहिब, हमें आज रात को पहनने के लिए कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इतनी सारी ड्रेसेस में से हम कौन सी पहने? सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर से उन्हीं कपड़ों के ढेर में खो गई। आप कुछ भी पहन लीजिए, आप पर तो सब जचता है। अमित कुछ देर के लिए अदम्य और उसके दिए हुए चैलेंज को भूल गया था। वो भी क्या करता? सोनम को अपने आसपास पाकर वो खुद को भी भूल जाता था, तो फिर वो मरा जंगली बिल्ला भी कोई याद रखने की चीज थी। आप हमारी हेल्प करेंगे? सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा था और हौले से अपनी नजरें झुका ली थी। विद प्लेजर प्रिंसेस। अमित भी मुस्कुराने लगा था उसकी सोहबत में आकर। उसने एक नजर बेड पर बिखरे हुए कपड़ों के ढेर पर डाली और फिर कुछ देर सोचते हुए उसने एक लेमन येलो कलर की ड्रेस निकालकर सोनम के कंधे पर रख दी और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आज शाम आप जैसा हसीन दूसरा और कोई नहीं होगा। पक्का? सोनम शरारत से मुस्कुराते हुए बोली। मेरी आंखों में देख लीजिए। अमित ने उसे अपने करीब लाते हुए कहा। सोनम ने शर्माकर अपने आप को उसके सीने में छुपा लिया। अच्छा जानना, मुझे अभी कोई जरूरी काम से जाना है, बट डोंट वरी, जल्दी आ जाऊंगा मैं आपके पास। अमित ने सोनम के माथे को चूम लिया और मुस्कुराते हुए वहां से जल्दी में चला गया। सोनम अमित के इस तरह से जाने से हैरान रह गई थी, पर फिर वो अपने काम में लग गई थी, क्योंकि वो जानती थी जाने वाले को पीछे से टोकना अच्छी बात नहीं होती है। वो आ रहा है आज, ध्यान रहे कि आज वो यहाँ से अपने पैरों पर न जाने पाए। अदम्य अपने साथियों को समझा रहा था। और अदम्य, तेरे हिसाब से तो वो अकेला ही हम सब पर भारी है, फिर क्यों तूने हमें और खुद को इतने बड़े रिस्क में डाल दिया है? उसके एक दोस्त प्रशांत ने कहा। चुप करो इडियट, मेरी हौसला अफजाई करने के बदले उसके गुणगान कर रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अकेला ही हम सब पर भारी है, पर मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। मोहब्बत उसकी एंजल से है मुझे, जो मेरी स्वीट हार्ट हो जाएगी उसके बाद, और जंग उससे है जिसे आज मुझे हर हाल में जीतना ही जीतना है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से। सो गेट रेडी। अदम्य ने अपनी भौं को तानते हुए कहा। अपने साथ हिडन वेपन्स रखना और देखना जब सिर्फ गेम से काम ना चले तो फिर इनका इस्तेमाल करना। इस बात को ध्यान रखना, याद रहे आज मुझे हर हाल में ये चैलेंज जीतना है। अदम्य अपने दोस्तों की बोल कसे जा रहा था, जो आदत और फितरत में बिल्कुल उसी के जैसे थे। उधर अमित भी अपनी राम प्यारी पर सवार होकर अदम्य के चैलेंज को फेस करने के लिए अस्थाना हाउस से निकल चुका था। सौरभ और रवि एक अलग बाइक से निकल चुके थे और पुलकित अमित के साथ ही बैठा हुआ था। अमित ने घर से निकलते हुए एक फोन किया था और स्पोर्ट्स ग्राउंड की लोकेशन सेंड करके आधे घंटे के अंदर वहां पहुंचने के लिए किसी से कहा था। सोनम अपनी ड्रेस को लेकर उसकी मैचिंग एक्सेसरीज को सेट करने में लग गई थी कि अचानक ही उसके हाथ से उसके गले का हाथ छूटकर गिर गया और उसके एक सिरे का तार अपनी जगह से हट गया। सोनम के दिल में धक से हो गया। ये क्या हो गया हमसे? हम इतने लापरवाह कैसे हो गए? ये टूट कैसे गया? अब हम आज शाम को क्या पहनेंगे? साहिब ने इतने मन से हमें ये ड्रेस पहनने के लिए कहा था और हम इसके साथ पहनने वाले हार की डोरी को तोड़ बैठे। और सिर्फ इतनी सी बात पर हमारा दिल इतना क्यों घबरा रहा है? साहिब भी यहाँ पर नहीं है, कहाँ गए वो? हम इतने बेभूल कैसे हो सकते हैं कि हम उनसे पूछना ही भूल गए कि वो कहाँ जा रहे हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। कान्हा जी, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। साहिब भी यहाँ नहीं है इस वक्त और ऐसे में ये हार की डोरी भी टूट गई। सोनम बहुत आहिस्ते से उस डोरी को और उसके खुले हुए पेंच को संभाले हुए थी, जैसे वो सच में कांच का बना हुआ था और उसके हल्के से छूने भर से वो टूट जाएगा। कान्हा जी, हमारे साहिब की रक्षा करना। हमें पता है हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और कुछ ज्यादा ही सोचने लगते हैं, पर हम हमारे दिल का क्या करें? इसे कैसे समझाएं कि वो ठीक है और बस कुछ ही देर में हमारे सामने होंगे? पर फिर भी हमारे दिल के लिए ही आप साहिब के साथ रहना, उन्हें एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़ना कान्हा जी। सोनम आंखें बंद किए हुए मन ही मन कान्हा जी से अमित की सलामती के लिए प्रार्थना की जा रही थी। अरे छोटी बच्चा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? अवनी ने कमरे में जैसे ही पैर रखा, सामने बिस्तर के एक किनारे बैठी हुई सोनम को रोते हुए देखकर उसने लपक कर सोनम को अपने गले से लगा लिया। भाभी, वो हमसे ये टूट गया। सोनम ने रोते रोते अवनी के सामने वो टूटी हुई डोरी और उसका पेंच दिखा दिया। ओहो बिट्टू, तुमने तो सच में मेरी जान निकाल दी थी। इतनी सी बात पर इतना रो रही हो गुड्डा। अवनी ने सोनम को दुलारते हुए कहा। ये टूट गई तो कोई बात नहीं, दूसरा देख लेते हैं ना। अवनी ने उसके हाथ से वो टूटी हुई डोरी लेकर कहा। नहीं भाभी, हमें यही पहनना है, इसे हम ठीक कर लेंगे। सोनम ने सुबकते हुए धीरे धीरे कहा। अरे पर छोटी, इसमें ऐसा क्या खास है जो तुम इसे पहनना चाहती हो? अवनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। भाभी, वो ये हमें। और सोनम ने हिचकते हुए अवनी को सारी बात बता दी थी। उसकी बात सुनकर अवनी बिना मुस्कुराए नहीं रह सकी थी, पर अगले ही पल वो भी सोनम की बातों को सुनकर थोड़ी चिंतित हो उठी थी। बाहर से आते हुए अर्नव ने बताया था कि बैड भैया और डुग्गू भैया के बीच कुछ बातचीत हो रही थी और उसके थोड़ी देर बाद ही डुग्गू भैया और साथ में सारे भैया लोग कहीं चले गए थे। क्या हुआ भाभी, आप क्या सोच रही हैं? ये ठीक तो हो जाएगा ना? सोनम ने परेशान भाव से अवनी की तरफ देखते हुए पूछा। अरे क्यों नहीं होगा ठीक, इसे तो ठीक होना ही पड़ेगा। आखिर इसमें हमारे सड़ू भाई का हमारी प्यारी सी गुड्डा के लिए इतना सारा प्यार जो छिपा हुआ है। अवनी ने प्यार से सोनम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। देखो, इसका केवल एक पेंच दूसरे पेंच से निकल गया है, इसे जोड़ दो तो ये बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। अवनी ने सोनम को तसल्ली देते हुए कहा। सोनम ने उस डोरी के एक पेंच को दूसरे पेंच में फंसा दिया और उसकी वो टूटी हुई डोरी सही हो गई। सोनम के मुरझाए हुए चेहरे पर चमक आ गई थी, पर फिर भी उसके दिल का एक कोना अब भी अशांत था और यह अशांति तब तक रहने वाली थी जब तक कि वो अमित को दोबारा देख न लेती। छोटी, डुग्गू तुझे कुछ बता के गया है? वो कहाँ जा रहा है? अवनी अपने डर को निराधार साबित करने की कोशिश कर रही थी।
नहीं भाभी, ना ही हमने उनसे पूछा और ना ही उन्होंने हमें कुछ बताया कि वो कहाँ और क्यों जा रहे हैं। सोनम ने घबराए हुए स्वर में कहा। अरे रिलैक्स बिट्टू, तुम्हारे मिस्टर रघुवंशी ना बहुत दबंग है, गए होंगे किसी की अक्ल ठिकाने लगाने, तुम परेशान मत हो। अवनी ने सोनम का मन बहलाने के लिए कहा। अच्छा मुझे भी तो दिखाओ कि मेरे सड़ू भाई ने, जिसने अभी अपने लिए कोई शर्ट पसंद नहीं की है, तुम्हारे लिए कौन सी ड्रेस पसंद की है। सोनम अवनी की बात सुनकर मुस्कुरा उठी और शर्माते हुए उसने वो लेमन येलो कलर की ड्रेस अवनी के सामने रख दी। ओह नॉट बैड छोटी, डुग्गू की चॉइस का तो कोई जवाब ही नहीं। वैसे भी उसने तुम्हें चुना है और तुम तो खुद में ही लाजवाब हो। अवनी ने सोनम को छेड़ते हुए कहा। क्या भाभी, आप भी हमें सताएंगी तो फिर हम भी आपसे बात नहीं करेंगे। सोनम ने छेड़ते हुए कहा। अच्छा सॉरी बाबा, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, पर अभी तो मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ना बहुत तेज भूख लगी है और मैं तो किचन में जाने से रही, तो तुम मेरे लिए कुछ हल्का फुल्का सा बना दो ना, बहुत भूख लगी है। अवनी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। ठीक है भाभी, हम अभी आपके लिए कुछ बना देते हैं, सोनम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर दोनों लड़कियां किचन की तरफ चली गई। कुछ समय के लिए सही, पर सोनम की बेचैन से दिल को थोड़ा सा चैन आ गया था। उधर ग्रैंड एरिया का स्पोर्ट्स ग्राउंड, अदम्य और उसके साथी मैदान में बैठे हुए अमित और उसके दोस्तों का वेट कर रहे थे। अदम्य, तुझे पक्का यकीन है ना कि वो लोग आएंगे? प्रशांत ने एक बार फिर से अदम्य की तरफ सवाल लहरा दिया था। बिल्कुल 100% यकीन है मुझे, मैंने जीतने पर इनाम में कुछ ऐसा रखा है कि वो साला डेविल सर के बल दौड़ता हुआ आएगा। अदम्य ने कुटिलता से कहा। ऐसा कौन सा तूने कुबेर का खजाना इनाम में रख दिया जिसे पाने के लिए वो तुझसे भिड़ने को तैयार हो गया? विपुल ने आंखें फाड़ते हुए कहा। अबे कुबेर का खजाना भी उसके सामने कुछ नहीं है। अदम्य की नजरों में सोनम का चेहरा समा गया था। ए भाई, हमें नहीं मिलवाएगा उस खजाने से? हाँ। प्रशांत और बाकी के सब लड़के अदम्य की खुशामद करने लगे थे, क्योंकि कमोबेश सबके सब अदम्य की हरामखोर आदतों के बारे में अच्छी तरह जानते थे। अबे ठंड रखो लौंडो, एक बार अमित को सबके सामने और उस स्वीटहार्ट के सामने जलील कर दूं ना, स्वीटहार्ट को सरपरस्ती देने वाले अपने भाई की नजरों से दूर कर दूं, फिर उस स्वीटहार्ट को मेरी बाहों में आना पड़ेगा। फिर देख लेना तुम सब भी उसे जी भर के, लेकिन दूर से। वो क्या है ना, वो इतनी स्पेशल स्वीटहार्ट है कि इस बार मैं उसे तुम में से किसी के साथ भी नहीं बांटने वाला हूँ। नो 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 नेवर। अदम्य के चेहरे पर इस समय दुनिया भर की मक्कारी फैली हुई थी और उसके कमीने दोस्त उसके इस वहशीपन पर दांत निकोड़ कर हंस रहे थे। तभी उनमें से एक की नज़र सामने के एंट्री गेट से आ रहे कुछ लड़कों के ऊपर पड़ी और वो सब अपनी जगह से ठिठकते हुए बोले। अदम्य, क्या इन लोगों को भी तूने यहाँ बुलाया? अदम्य ने एक उड़ती हुई नज़र सामने से आ रहे कुछ लड़कों के ऊपर डाली और फिर लापरवाही से कहा कि नहीं, मैंने नहीं बुलाया इन्हें। तो फिर क्या यही अमित और उसके दोस्त हैं? विपुल ने कुछ परेशान होते हुए कहा। क्या वे साले भांग खा के बैठा हुआ है क्या? ये अमित नहीं और ना ही उसके दोस्त हैं। इतना कहकर अदम्य ने जैसे उन लड़कों की टोली पर नजर डाली, वो लड़के चलते चलते दो फाड़ हो गए और उनके बीच में से अमित और उसके दोस्त आते हुए दिखाई दिए। अबे अमित और उसके दोस्त तो ये है, पर फिर उनके अगल बगल चल रहे ये लड़के कौन है? अदम्य अपनी चिन खुजाते हुए सोच में पड़ गया था। साले, तूने कहा था कि वो सबके सब डॉक्टर्स हैं और वो भी अभी कॉलेज गोइंग, तो ज्यादा मारधाड़ नहीं कर पाएंगे, और तूने ये नहीं बताया था कि इनके साथ ये लोग भी आ रहे हैं। प्रशांत, विपुल, केदार सबके सब घबराहट में अदम्य को कोसने लगे थे। अरे ये तो शांकी भाई की गैंग के लड़के हैं, साले जल्लाद है बिल्कुल, और तू इन लोगों के साथ हमें फुटबॉल मैच खिलाने लाया है? प्रशांत ने मिमियाते हुए कहा। साले हाथ पैर इन लोगों के नहीं, बल्कि हम लोगों के टूटेंगे। कहाँ से और कितनी कितनी हड्डियां टूटेंगी, टूटकर फिर दोबारा जुड़ने लायक बचेंगी भी कि नहीं, ये भी कोई अंदाजा नहीं लगा पाएगा। केदार रूनी सूरत बनाते हुए बोला। अरे तुम सब चुप करो और मुझे कोई बताएगा कि अमित और उसके दोस्तों के साथ आने वाले ये लड़के कौन है, जिन्हें देखकर तुम सब ऐसे घबरा रहे हो जैसे कि तुम सबने लड़के नहीं बल्कि साक्षात यमराज देख लिया हो। अदम्य ने अपने साथियों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। अबे वो जो आ रहे हैं ना, यमराज का एक दूसरा और सुधरा हुआ वर्जन मान लो उन्हें। साले मारते 10 और गिनते 1 है। मम्मी, मुझे तो अभी से दर्द होने लगा है। माधव और केदार दोनों चिल्लाने लगे थे। हे सालो, तुम लोग कैसे दोस्तों बे? मुसीबत में घिरे हुए अपने दोस्त को कंधा देने की जगह उसकी हिम्मत तोड़ रहे हो। अदम्य भी थोड़ा सा घबरा तो गया ही था, पर सबके सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। अदम्य, ये लोग हमें कंधा देने नहीं, कंधा लेने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। भाई माफी मांग ले इनसे और कल्टी मार ले इधर से, नहीं तो साले बहुत पड़ेगी, और वो भी बेभाव की। विपुल ने अदम्य को समझाते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब यहाँ से आकर तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। तुम लोगों को जाना है तो जाओ, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। कम से कम मैच खेल कर एक कोशिश तो करूँगा, बाकी का बाद में देखूंगा। अदम्य ने जब दृढ़ आवाज में कहा तो फिर उसके दोस्त भी उसके साथ सिर्फ फुटबॉल मैच खेलने की शर्त पर उसका साथ देने के लिए खड़े हो गए। अब तक अमित भी अपनी पूरी बटालियन को लेकर उस बड़े से ग्राउंड के बीचों बीच आकर अदम्य और उसकी टीम के सामने खड़े हो गए थे। तूने बुलाया था ना डेविल को चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, सो डेविल इज हियर। अमित ने अदम्य की तरफ तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा। सिर्फ बातें ही करेगा या फिर चैलेंज एक्सेप्ट करके गेम स्टार्ट भी करेगा? अदम्य ने भी जहर बुझे अंदाज में कहा। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो यार शौक, डेविल तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करेगा। अमित ने अदम्य की तरफ देखते हुए अपने सनग्लासेस आंखों से उतारते हुए अपनी ट्रैक सूट की सामने की अधखुली जिप में फंसा दिए और पीछे खड़े लड़कों से इशारा करके फुटबॉल लाने को बोल दिया। शांकी भाई, अमित ने फुटबॉल को मंगवाकर अपने सामने ही रख लिया था कि तभी उसके बगल में खड़े सौरभ ने कुछ हल्के मूड में कहा कि क्या तुम दोनों कैप्टन को ये नहीं लगता कि मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम्स के टीममेट्स का एक दूसरे से एक छोटा सा इंट्रो हो जाए? टीम इंट्रो का नाम सुनते जहां अमित के पैरेलल खड़े लड़के रहस्यमय ढंग से मुस्कुराने लगे थे, वहीं अदम्य की टीम के लड़के एक दूसरे की शक्ल देखकर घबराए से खड़े हो गए थे अपनी अपनी जगह पर। वेल, मुझे और मेरे इन 3 खिलाड़ियों से तो तूने अपनी पूरी बंदर टोली को इंट्रोड्यूस करवा ही दिया होगा, तो फिर हम सब ये हैंडशेक करके टाइम वेस्ट क्यों करें?
मेरी टीम के नए मेंबर से मिल लो तुम सब। आई थिंक ये इंट्रो ही तुम सबके लिए काफ़ी होगा। अमित ने एक अर्थपूर्ण भाव से अदम्य और उसकी बानर सेना को देखा और फिर धीरे से मुस्कुरा उठा। अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हो अमित भाई? पूरी दिल्ली में ऐसा कौन है जो आपको और शांकी भाई को नहीं जानता? हमें किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, विपुल ने ज़बरदस्ती में या फिर मजबूरी में खींचे निपोड़ते हुए कहा। और हमें तो इस फुटबॉल मैच की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो जानते हैं कि आपके रहते ये फुटबॉल मैच हम तो कभी जीतने से रहे। आप तो दिल प्रशांत के इतना कहते अमित ने उसे रोक दिया और कहा कि चलो ठीक है, जब तुम लोग इंट्रो में इंटरेस्टेड नहीं हो तो लेट्स स्टार्ट आवर गेम। जहां अदम्य की टीम के बाकी के लड़के एक दूसरे को दया के भाव से देख रहे थे, वहीं अदम्य अब भी अपनी धुन में मस्त अमित को ही घूरे जा रहा था। जंगली बिल्ले, अगर मुझे यूं ही देखता रहा तो फिर आई स्वेयर मुझे गोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तेरी आधी टीम तो बस डेविल को देखकर ही हार मान चुकी है। अरे ज्यादा इतरा मत, पास द बॉल, अदम्य ने कहा और उसके हाथों से फुटबॉल लेकर भाग गया। रवि ने गोल संभाल रखा था और सौरभ और उसके कुछ साथी डिफेंस लाइन में थे। अमित ने पुलकित के साथ मिलकर अटैकिंग लाइन को लीड पर लिया हुआ था। नो डाउट अदम्य भी अच्छी फुटबॉल खेल रहा था और शायद इसीलिए उसने डेविल को फुटबॉल मैच के लिए चैलेंज किया था। पर वो डेविल ही क्या जो बैड बॉय से डर जाए। डेविल और बाबा की जबरदस्त अटैकिंग लाइन से और सौरभ, कार्तिक और अंबर की डिफेंडिंग से अदम्य छके जा रहा था। वो अब तक कोई गोल नहीं कर पाया था क्योंकि गोल पोस्ट पर डॉक्टर रवि पोडवाल जो खड़े थे, जो खुद को किसी स्प्रिंग की तरह जिधर बॉल जाती फुर्ती से उधर ही मोड़कर सामने आ जाते और गोल होते होते रह जाता। पर अदम्य कब तक ईमानदारी से खेलता? उसने अब उल्टे सीधे बॉल पास करने शुरू कर दिए, जिसका निशाना कभी पुलकित का सर होता तो कभी सौरभ का पैर होता और कभी तो सीधे सीधे ही रवि की तरफ तेजी से बॉल थ्रो कर देता। पर रवि खुद को बचाते हुए बॉल को उसके पास ही भेज देता। रेफरी भी अदम्य और उसके साथियों को कई बार वार्न कर चुका था, पर उस शैतान की टोली पर रेफरी की बातों का भी कोई असर होता दिख नहीं रहा था। वो लोग अब जेंटलमैन वाला गेम छोड़कर शैतान टोली की तरह हर तरह से अमित और उसके साथियों का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अमित और पुलकित ने अपनी तेज अटैकिंग लाइन से खेलते हुए अदम्य के गोलकीपर पर प्रशांत और उसके बेस्ट डिफेंडर केदार और माधव की लाइन को तोड़ते हुए गोल कर ही दिया। अदम्य बुरी तरह से झल्लाया था केदार, माधव और प्रशांत के ऊपर। अमित और उसके बाकी के साथी मैदान में गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए थे। टुक्कू, ये अदम्य और उसके साथी बहुत बेईमानी कर रहे हैं और तो और वो रेफरी का भी कहा नहीं मान रहा है। पता नहीं क्यों पर ये रेफरी भी इन्हें सिर्फ येलो कार्ड दिखाकर ही काम चला रहा है। इनकी हरकतें तो ऐसी हैं कि इन्हें रेड कार्ड कब का दिखा देना चाहिए था। अंबर यानी कि अवनी का भाई अमित के सामने अदम्य की शिकायतों का पूरा बंडल ही खोलकर रख दे रहा था। जानता हूँ भाई, पर रेफरी को तो मैंने मना किया है, उसे या फिर उसके किसी भी कन खजूरे को रेड कार्ड दिखाने के लिए। अमित ने पानी की बोतल को मुंह से लगाते हुए कहा। पर क्यों यार, साले इतनी बेईमानी कर रहे हैं। उसको रेड कार्ड मिल जाता तो शांति से ग्राउंड के बाहर फिर भी बैठते। सौरभ को अमित की बात कुछ समझ में नहीं आई। हाँ डुक्कू, ये तो रूल्स के अगेंस्ट है ना। अंबर भी हैरान था। आई नो भाई दैट दिस इज ऑल अगेंस्ट द रूल्स, पर अगर अदम्य या उसके किसी एक भी साथी को मैदान से बाहर बैठना पड़ा ना, तो वो जंगली बिल्ला हर जगह ये गाता फिरेगा कि वो तो गेम से आउट हो गया था और उसकी एब्सेंस में मैंने ये गेम जीता है और मुझे इस बार उसका कोई भी बहाना आड़े नहीं आने देना है। अमित ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए सबको अपना प्लान समझाते हुए कहा। पर डुक्कू, हमें और सतर्क होना पड़ेगा और वैसे भी वो बिना किसी रूल के खेल रहा है और अब तक तो वो हमारे गोल से खिसिया भी गया है और अब वो और वाइल्ड हो सकता है। रवि ने भी कुछ सोचते हुए कहा। Who cares? वो जितना वाइल्ड होगा उसे हराने में उतना ही मजा आएगा। अमित ने दूसरी ओर टोली बनाकर खड़े अदम्य की तरफ देखते हुए कहा, जो उसे गुस्से और नफरत से घूर रहा था। तभी रेफरी ने विसलिंग की और सारे खिलाड़ी एक बार फिर से फाइनल हाफ के लिए रण में उतर गए। अदम्य ने जानबूझकर फुटबॉल को पैरों से प्ले करते हुए एक जोरदार किक अमित के सर पर मारी। अमित ने उस फुटबॉल को सेकंड के 10वें हिस्से में अपने सर से टकराने से रोकते हुए अपने हाथों में कैच कर लिया। Oops, sorry, devil. वो बस किक जरा जोर से लग गई। अदम्य ने व्यंग्यात्मक तरीके से दोनों हाथों को कान से लगाकर कहा। अमित फुटबॉल को अपने हाथों में इधर उधर उछालते हुए अदम्य के पास लाकर बोला कि यही तो अंतर है एक बैड बॉय और डेविल की किक में। ये तेरी विलायती बिल्ले की किक थी जो चूक गई, पर अगर ये किक डेविल की होती ना, तो साले पैरासाइट तू इस फुटबॉल सहित इस ग्राउंड से पार सीधे भरतपुर में लैंड करता जाकर। तेरी तो मैं। अदम्य अमित को जैसे ही कुछ कहने के लिए आगे बढ़ता है, विपुल पीछे से अदम्य के हाथ को पकड़कर धीरे से बोलता है कि अरे चलना अदम्य, क्यों तू मुसीबत को दावत दे रहा है? जल्दी से ये मैच खत्म कर और निकल यहाँ से। इस अमित की हेल्प करने खुद शांकी भाई ने अपने पंटर लोगों को भेजा है। यहाँ अगर जरा से भी चूचू हुई तो साले तू तो भरतपुर निकलेगा पतली गली पकड़कर, पर हम लोग तो यहीं दिल्ली में ही रह जाएंगे ना। हड्डियों का चूरमा बनाकर दिल्ली के किसी चोर बाजार में बेचेगा वो शांकी भाई। तू कभी जिंदगी में पता भी नहीं कर पाएगा। मान ले, बात मान ले अपने दोस्त की। शायद सही सलाह दिया इसने तुझे पहली बार, क्योंकि इसने अगर पहले ही तुझे सही सलाह दी होती तो आज तू डेविल के सामने आने की हिम्मत भी नहीं करता। अमित ने अदम्य की तरफ हिकारत से देखते हुए कहा और वहां से वापस अपने गैंग में शामिल हो गया। अदम्य का मुंह बुरी तरह से बन चुका था और वो मनी मन अमित को सबक सिखाने का सोचकर एक बार फिर से गेम में वापस लौट आया था। कहने की जरूरत नहीं थी कि अदम्य और उसके साथी उस गेम को एटलीस्ट बराबरी पर लाने के लिए जी जान से लगे हुए थे, और ये जी जान वो बेईमानी करने में लगाए हुए थे। गेम खत्म होने में कुछ ही मिनट बाकी थे और अदम्य की खिसियानी की पराकाष्ठा हो रही थी उस समय। उसने जानबूझकर पहले पुलकित और बाद में अदम्य के पैर में पैर लड़ाकर उन दोनों को गिरा दिया था और खुद उनके गिरने से पहले जमीन पर नीचे गिर गया था, जिससे रेफरी को यही लगा कि शायद उन दोनों ने अदम्य को जानकर टक्कर मारी है, जिससे वो नीचे गिर गया। रेफरी ने 2 मिनट के अंतराल पर उन दोनों को येलो कार्ड दिखाकर गेम से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया, पर अब इतना समय नहीं बचा था कि वो दोनों फिर से गेम में अपनी वापसी कर सकते। अदम्य तो यही चाहता था और उन दोनों के गेम से बाहर जाते वो कुटिल मुस्कान के साथ बोला कि तो मिस्टर डेविल, अब तुम अकेले कितना अटैक करोगे? हाँ, बैड बॉय को तुमने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। लेकिन अमित इस सबके लिए तैयार था। वो जानता था कि अदम्य इस तरह की घटिया हरकत जरूर करेगा। उसने शांकी भाई की बटालियन से कुछ लड़कों को अपने साथ अटैकिंग लाइन में लिया
और खुद गोल करने के लिए फुटबॉल को अपने पैरों से किक लगाते हुए आगे बढ़ने लगा। बस कुछ ही सेकंड्स का गेम बचा था और अदम्य अपने गोलकीपर को गोल पोस्ट से चिपक कर खड़े रहने का इशारा करके खुद विपरीत दिशा से अमित की तरफ बढ़ने लगा, उससे फुटबॉल का पास अपने पास लाने के लिए। नो 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 मिस्टर बैड बॉय, तुमने अपनी बहुत मनमानी कर ली, अब तो तुझे दिखाना ही पड़ेगा कि ये डेविल क्या चीज है। अमित ने ग्राउंड के बाहर बैठे हुए अंबर और पुलकित की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा कि दिस इज फॉर यू गाइस, माय हीरोज। और वो अदम्य को छकाते हुए और उसकी टंगड़ी फंसाकर उसे जमीन पर धूल चटाकर आगे बढ़ गया और फुटबॉल को गोल पोस्ट की तरफ इतनी जोर से किक मारी कि फुटबॉल गोल पोस्ट के नेट को फाड़ते हुए बाहर पवेलियन में गिरी जाकर। उस समय पुलकित, अंबर, रवि, सौरभ और यहाँ तक कि जमीन पर धूल चाट रहे अदम्य की नजरें भी अमित और उसकी फुटबॉल किक पर थी और सभी की सांसें बस थमी हुई थी। डेविल जीत गया था उस बैड बॉय से। गोल होते ही रेफरी ने विस्लिंग करके टाइम आउट होने का सिग्नल कर दिया और इसके साथ ही ग्राउंड के बाहर बैठे हुए पुलकित और अंबर दोनों ही चिल्लाते हुए अमित की तरफ भागने लगे। यही हाल सौरभ, रवि और बाकी के टीम मेंबर्स का भी था। सबने अमित को अपने कंधों पर बैठा लिया और हिप हिप हुर्रे बोलकर अपनी जीत को चीयर अप करने लगे। मैच विन। रेफरी ने भी आगे आकर अमित और उसकी टीम को जीत की बधाई दी और वहां से चलते हुए अदम्य की तरफ गए और अदम्य के कंधे पर हाथ रखकर बोले कि मुझे नहीं पता कि अमित की टीम ने तुम्हें और तुम्हारे हर साथी की गलती को सिर्फ येलो कार्ड दिखाने के लिए क्यों कहा था, पर आई मस्ट से दैट अमित और उसकी टीम ने रियल स्पोर्ट्स एंड टीम स्पिरिट के साथ खेल खेला। कोशिश कीजिए कि उन्हीं की तरह खेले और हाँ, उससे भी ज्यादा उनकी तरह एक बेहतर इंसान बने। अदम्य फीकी मुस्कुराहट के साथ रेफरी से हैंडशेक करके किनारे हो गया। अमित ने अपने साथी खिलाड़ियों को थैंक यू बोला और शांकी भाई को अपनी तरफ से एक स्पेशल थैंक यू बोलने का कहकर उसने उन बाहरी लड़कों को विदा किया। अदम्य के साथ वाले लड़के तो कब के एक करके वहां से कल्टी मार गए थे। सिर्फ प्रशांत, केदार और विपुल ही खड़े थे उसके साथ। हल्के में ले लिया तूने इस डेविल को, जो एएफएमसी में फुटबॉल टीम का कैप्टन है, और तुझे लगा कि हम सिर्फ कॉलेज गोइंग लड़के हैं। अरे कभी फुर्सत में आना इस डेविल के पास, तेरे जैसे पैरासाइट का पूरा और सस्ता इलाज करेगा यह कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी उर्फ डेविल। अमित अदम्य को घूर रहा था। आई थिंक अब तेरे पास एक सॉलिड वजह है कि तू अब सोनम के आसपास भी नहीं दिखेगा, अमित ने अदम्य की तरफ आते हुए थोड़े से सख्त लहजे में कहा। पर ये जो पैरासाइट टाइप के इंसान होते हैं ना, वो इतनी जल्दी अपने होस्ट को नहीं छोड़ते हैं, और ऐसा ही कुछ हाल अब अदम्य बाबू का भी था। कोशिश करूंगा पर क्या करूं मैं यार, बड़ी अजीब सी कशिश है तेरी एंजल में, साला बिना डोरी के खींचा चला आता हूं मैं उसकी तरफ। अदम्य ने उसी ढिठाई से दांत निकालते हुए कहा, साले जंगली बिल्ले, जमीन में खोद कर गाड़ दूंगा तुझे आज मैं। अमित ने अदम्य की गर्दन दबोचते हुए कहा, तुझे क्या लगा कि मैं यहाँ तेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करने के चक्कर में आया था? ना पैरासाइट ना, तेरा ये 2 कौड़ी का चैलेंज तो मैं अस्थाना हाउस के गार्डन में ही पूरा कर देता। पर एक बात तूने बिल्कुल सही कही थी कि वहां पर सभी लोग रहेंगे तो तू अपनी ये चीटिंग और डर्टी गेम पॉलिटिक्स वहां सबके सामने नहीं कर पाता। और मैं, अदम्य की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, तुझे तबीयत से कूट नहीं पाता। अदम्य उसे हैरत में पड़कर देखने लगा था। क्या हुआ, शौक लगा विलायती बिल्ले? डेविल को समझना तेरे जैसे पैरासाइट के बस का नहीं है। अब तेरी खैर इसी में कि तू आज की रात और शांति से बिता ले वहां आउट हाउस में, और कल शादी होते ही पहली फुर्सत में बेटा निकल ले भरतपुर के लिए, नहीं तो तेरी बॉडी को पोस्टमार्टम लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अदम्य ने बड़ी मुश्किल से अपनी गर्दन को उसकी गिरफ्त से छुड़ाते हुए कहा, आखिर क्या है उस बिना खानदान की लड़की में जो तू इतना बाबरा हुआ बैठा है? अदम्य की बात सुनकर पीछे खड़े हुए अंबर, पुलकित, सौरभ और रवि के दिमाग की नसें तन गई थी गुस्से में। अमित को चुप देखकर अदम्य फिर से बोला, अरे तेरे लिए तो दिल्ली में लड़कियों की कोई कमी नहीं है, और वहाँ पुणे में भी तेरे कॉलेज की लड़कियां तुझ पर मरती होंगी। फिर कहाँ तू इस बिना खानदान की लड़की के चक्कर में पागल बना हुआ है? अरे यार इसका तो पता भी नहीं किया जायज है या फिर तू छोड़ यार, मेरी बात मान, तू और मैं अपने तरीके से मजे लेते हैं। और फिर अमित की आंखें अंगारी बरसाने को तैयार थीं, पर अदम्य अपनी धुन में मगन बस बोले ही चला जा रहा था। आज अदम्य अपने पैरों पर वापस घर नहीं जा पाएगा, इसने खुद ही अपना इंतजाम कर लिया है। प्रशांत ने धीरे से विपुल और केदार की तरफ देखते हुए कहा। बदले में दोनों ने हामी भरते हुए अपनी मुंडी हिला दी थी। अमित को गुस्से में चुप खड़ा देखकर अदम्य एक बार फिर से बोल उठा कि चल अच्छा, पहले तेरा नंबर उसके बाद में। अरे मेरी बात मान, इस तरह की लड़कियां होती हैं इसीलिए, जस्ट यूज एंड थ्रो। यू बास्टर्ड, आई विल किल यू। अमित ने अदम्य के दोनों गालों पर जोरदार एक के बाद एक बैक टू बैक पंचेस जमा दिए थे। अदम्य लड़खड़ा कर गिर गया था जमीन पर। डेविल के पंच सहना उस जैसे विलायती बिल्ली के बस की बात नहीं थी, पर पता नहीं केदार और विपुल और प्रशांत ने एक बार भी कोशिश नहीं की अदम्य को बचाने की। शायद डेविल से डरकर कि इसे बचाएंगे तो गेहूं में घुन की तरह हम भी पिस जाएंगे, और शायद इसीलिए भी कि भले ही वो अदम्य के साथी थे, पर किसी लड़की के लिए इतने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग तो वो लोग भी कभी नहीं करते थे। आखिर उनके घर में भी तो बहन बेटियां थी। मुझे मारने से तेरी एंजल की सच्चाई तो बदल नहीं जाएगी ना डेविल। और सच यही है कि सोनम के खानदान का, उसके माता पिता का, उसके कुल गोत्र का अभी कुछ अता पता नहीं है। सोनम के नाम के आगे लगा हुआ वशिष्ठ भी तो मयंक की मेहरबानी है। चल तेरी तो मैं मान सकता हूँ कि तुझ पर अभी सोनम के प्यार का भूत चढ़ा है, तो तुझे सब सही लगेगा, पर तेरे घर वाले वो कब तक दुनिया के ताने सुनेंगे? एक दिन वो भी लोग सोनम को मनहूस और बिना खानदान की मान ही लेंगे, तो फिर सोनम कहाँ जाएगी? ब्रदर, ये दुनिया बड़ी जालिम है, और इस बेदर्द जमाने में एक अकेली और बेइंतहा खूबसूरत कमसिन लड़की का कौन सहारा बनेगा? जो सोनम के साथ भविष्य में हो सकता है, उससे बचने के लिए तो मैं आज तुझे ऑफर दे रहा हूँ, और तुझे तो मजनू बनना है। अदम्य जितना ज्यादा हो सकता था उतना ज्यादा जहर भर रहा था अमित के दिलो दिमाग में, और उसके उलट अमित ने अदम्य के ऊपर जमकर लातों की बरसात कर दी। वो तो आज उसकी जान ही ले लेता अगर पुलकित और सौरभ आकर उसे अदम्य के ऊपर से नहीं हटाते। अदम्य जमीन पर पड़ा हुआ कराह रहा था।
आज के बाद जब तू अपनी ये बिगड़ी हुई चाल और ढाल शीशे में देखेगा तो तुझे मैं द ट्रू डेविल जरूर याद आऊंगा, और याद आएगा कि तूने डेविल के एंजल के जो भी वाहियात शब्दों का यूज किया, उसके एवज में तेरी ये हालत हुई। सारी दुनिया इधर की उधर हो जाए, शायद सूरज अपनी जगह से निकलना छोड़ दे, पर ये अमित रघुवंशी द ट्रू डेविल सोनम का, अपनी प्रिंसेस का, अपने एंजल का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मौत भी हम दोनों की राहें जुदा नहीं कर पाएगी। फिर तेरे जैसे विलायती बिल्ले के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Listen to me very carefully, मिस्टर अदम्य अग्निहोत्री। सोनम के इर्द गिर्द भी अगर तू मुझे नजर आ गया तो आज ही जो तेरी सांसें मैंने सिर्फ और सिर्फ मेरी एंजल के कहने पर छोड़ दिया ना, उन्हें बंद करने में मैं एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। अमित ने अदम्य को शर्ट की कॉलर सहित थोड़ा सा अपनी तरफ खींचकर गुस्से में कहा और फिर वापस उसे जमीन पर फेंक दिया। लेट्स गो बॉयज। अमित ने अपने दोस्तों को साथ चलने का इशारा किया और खुद वहां से बाहर की ओर चला आया। अदम्य अपने निचले होठ के पास से निकल रहे खून को साफ करते हुए बोला, अब तेरी एंजल की सांसें मैं अटकाऊंगा। अदम्य अग्निहोत्री इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। उधर धीरे धीरे शाम घिरने को आई थी, पर चारों लड़के यहाँ तक कि खुद अंबर भी अब तक घर नहीं पहुंचा था, और ये बात रागिनी के साथ साथ कविता जी की भी जान अटकाए हुए थी। बताओ भला, घर में बहन की शादी है और उसके दोनों भाई घर से बिना बताए गायब है। अभी अगर किशोर जी या फिर जीजा जी ने पूछ लिया इन दोनों के बारे में तो फिर क्या जवाब दूंगी मैं? रागिनी जी ने चिंता से कविता जी की तरफ देखा। अरे परेशान मत हो रागिनी, मैं डुग्गू को फोन कर रही हूँ। सच है वैसे, आज तो इन दोनों ने हदें ही पार कर दी। बोलकर गए थे कि दोपहर लंच तक आ जाएंगे, पर अब तो शाम की चाय का वक्त हो गया। अरे पता नहीं कहाँ रह गए। कविता जी ने अपने फोन से डुग्गू का नंबर डायल करने के लिए उंगलियां चलाई ही थी कि तभी बाहर से डुग्गू की राम प्यारी की रुकने की आवाज आई और कविता जी दौड़कर बाहर गार्डन से सटी पोर्च की तरफ चली गई। सॉरी माँ, थोड़ी देर हो गई। अंबर भाई के लिए उनकी ड्रेस सेलेक्ट करने में देर लग गई। अमित ने अपने हाथ से 2-4 शॉपिंग बैग्स को कविता जी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, लेकिन डुग्गू की इस हरकत पर बाकी के लड़के और खुद अंबर आंखें फाड़कर अमित को ही घूरने लगे थे। अंबर, तेरे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो तू बेवजह खुद भी गया और अपने साथ डुग्गू और बाकी लड़कों को भी ले गया? रागिनी जी ने बेचारे अंबर की क्लास लगा दी थी। अब वो कहता तो क्या कहता, सो बस चुपचाप खड़ा होकर अपने उस गुनाह को कन्फेस कर रहा था जो उसने किया ही नहीं था। अरे मासी समझा करो ना, जल्दी की शादी रोज रोज थोड़ी ना होगी, तो ऐसे में अंबर भाई का सजना सवरना भी बनता है ना। हाँ ठीक है, भाई भाभी जैसे हैंडसम नहीं है। अंबर उसकी तरफ बेचारगी से देखा जा रहा था कि डुग्गू अब क्या अनाप शनाप बके जा रहा है, और उनका भी तो मन होता होगा ना कि खूबसूरत दिखे, तो बस इसीलिए। अमित ने एक आंख विंक करते हुए रागिनी और कविता जी की तरफ देखते हुए कहा, बदमाश रुक जा, तुझे और तेरे इन भाइयों की टोली को मैं अभी बताती हूँ। रागिनी जी ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा और डुग्गू का कान पकड़ लिया। मासी, शॉपिंग अंबर भाई करें और कान आप मेरे पकड़े, नॉट फेयर। डुग्गू ने अपने कान को रागिनी जी की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, चलो अच्छा, अब तुम सब अंदर चलो और जल्दी से ये धूल धक्कर साफ करो और चाय पी लो। खाना तो अब शाम को ही मिलेगा तुम लोगों को। कविता जी ने उन लड़कों की अस्त व्यस्त हालत को देखते हुए कहा, ओके माँ, सी यू सून। अमित ने हल्के से मुस्कुराकर कहा और फिर सबके साथ अंदर चला गया। डुग्गू यार, दिस इज नॉट फेयर। साले खरीदारी तू करेगा और बिल फाड़ेगा अंबर भाई के नाम पर। सौरभ ने कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए कहा। नमक मिर्च। ओए अंबर भाई के पिए, तू ज्यादा चौधरी मत बन, चुपचाप से चेंज कर ले और बाहर चल, नहीं तो बेटा सीधे रात का खाना ही मिलेगा और वो भी संगीत के बाद। डुग्गू ने उसके ऊपर टॉवल फेंकते हुए कहा। अबे यार, इस जंगली बिल्ले के चक्कर में ये बात तो बिल्कुल ही दिमाग से स्किप हो गई कि आज संगीत है और मुझे तो मेरी फूलन देवी के साथ स्पेशल परफॉर्मेंस देना था। सौरभ ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, तो अभी कौन सा संगीत निकल गया जो तेरे अंदर के अनारकली तड़पी जा रही है? पुलकित ने उसके गाल खींचते हुए कहा, यार तुम लोग तो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं हो, जहाँ मुझे तुम लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है। सौरभ ने तमकते हुए कहा और टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। ये साला कभी नहीं सुधरेगा। डुग्गू और पुलकित ने एक दूसरे को हाई फाइव करते हुए कहा, हाय हाय अदम्य लल्ला, ये तुम्हारा तो चेहरे का नक्शा ही बदल गया हुआ है। सुधा ने धीरे धीरे कराते हुए बाहर से आते हुए अदम्य को देखा। कुछ नहीं मौसी, वो बस यूं ही जरा वो बाइक स्किप हो गई थी तो थोड़ी सी खरोच लग गई। अदम्य ने झूठ बोल दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस हालत को देखकर सुधा उसकी खिल्ली उड़ाए और उसके जख्मों पर नमक मिर्च छिड़के। पर लल्ला, तुम्हारी बाइक तो इतनी खराब ना लग रही है हमें, जितना तुम्हारा थोबड़ो खराब लग रहा है हमें। सुधा का रेडियो एक बार फिर से चालू हो गया था, पर अदम्य ने सुधा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे लंगड़ाते हुए अपने रूम की तरफ चला गया। तुम भले ही हमें कछु बताओ ना, पर हम इतने अनाड़ी ना है कि तुम्हारी ये हालत देखकर भी जान ना पाए कि तुम किनते पिटाई खा के आए हो। सुधा अदम्य को पीछे से जाता हुआ देखकर मनी मन सोच रही थी। उसके कानों में भी ये खबर पड़ चुकी थी कि अस्थाना हाउस से अमित अपने कुछ दोस्तों को लेकर बड़ी जल्दी में कहीं चला गया था और उससे ठीक 10 मिनट पहले अदम्य भी बड़े तैश में कहीं जाने के लिए निकला था। तो सुधा को इन दोनों बातों को आपस में जोड़ने में कोई खास देर नहीं लगी थी और उसे उसके सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया था। गए तो बड़े तैश में हाथे तुम अदम्य लल्ला, एकदम से फूले हुए रसगुल्ला बनकर, पर आए तो तुम एकदम चाट की पापड़ी बनकर हो। हाँ, सुधा ने मुंह सिकोड़ कर कहा। अब हमें जामोड़ा से दूरी बनाए के रखनी होगी, कैसे अगर जे पिट के आओ अमित लल्ला से तो फिर जामोड़ा ने अमित लल्ला के सामने हमारा भी नाम जरूर लिया होगा। अब तो जामोड़ा से दूरी बनावे में ही हमारी भलाई हती। हे मुरली मनोहर, तुम हमारा एक काम ना करवा सका तो, पर अब तो हम बस जा शादी के निपटने का इंतजार कर सकते हैं। सुधा ने मनी मन अपनी खैर मनाते हुए कहा। उधर अस्थाना हाउस में अमित का रूम। हाँ कहाँ गया? हाँ मुझे पता था कि आप जरूर कर पाओगे। वैसे आप ठीक तो है ना? आई मीन उस अदम्य ने आपको तो कोई हार्म नहीं पहुंचाया? बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ। और बाकी जब आप आज रात मुझे देखोगे तो खुद ही डिसाइड कर लेना। थैंक यू अमित, आपने मेरे सजेशन को माना। थैंक यू आपको मयंक कि आपने मेरे अंदर के गुस्से को शांत होने का मौका दिया, वो भी बिना घर वालों की नजर में आए।
आप सोनम से मिल लेना एक बार। अवनी बता रही थी कि आपके अचानक चले जाने से वो बहुत परेशान हो गई थी। अब आप तो जानती हैं ना कि छोटी बहुत जल्दी घबरा जाती है। जी जी मयंक, आप परेशान मत होइए, मैं उनसे मिल लूंगा। कुछ देर के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया।